गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। क्लास 11th केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज अपने जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है परमाणु संरचना। परमाणु संरचना में अपने एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और डेप्थ में टॉपिक को कवर करेंगे, जिससे क्या हो अपने मैक्सिमम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। क्लियर है? तो आज बच्चों अपने स्टार्ट करने वाले हैं डाल्टन सिद्धांत। तो पहला जो अपना है पॉइंट वो है डाल्टन सिद्धांत। डाल्टन सिद्धांत, डाल्टन थ्योरी। अब बताओ डाल्टन सिद्धांत क्या था। इसने सबसे पहले पदार्थ के बारे में या कह दो केमिस्ट्री के बारे में जानकारी दी और सबसे पहले परमाणु शब्द को इसने बताया। क्लियर है बच्चों? तो इसने कहा कुछ पॉइंट लिखेंगे इसके बारे में, अभी डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे, अपने कुछ पॉइंट पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो डाल्टन ने क्या कहा था? पहला पॉइंट इसने कहा कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। कणों से मिलकर बना होता है जिसे परमाणु कहते हैं। परमाणु कहते हैं। यानी परमाणु क्या है? किसी भी पदार्थ को अपने तोड़ते जाए लास्ट में जो छोटा सा कण बचेगा उसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। क्लियर है? दूसरा पॉइंट, इसका मतलब परमाणु क्या है? परमाणु अविभाज्य है, यानी इसे और आगे बांटा नहीं जा सकता। अविभाज्य है। क्लियर है? तीसरा पॉइंट ये है कि परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। क्रियाओं में भाग लेता है। बहुत ही आसान है बच्चों और समझना भी बहुत ही आसान है। तो डाल्टन के ये 3 पॉइंट थे, आपको ध्यान रखने हैं और इसी से अपने केमिस्ट्री को स्टार्ट भी करना है। क्लियर है? ठीक। अब सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं बच्चों। और सेकंड पॉइंट क्या है? अब परमाणु में कुछ कण पाए जाते हैं। परमाणु के 3 मूलभूत कण होते हैं, ठीक है। पहला तो अपने पास इलेक्ट्रॉन। क्या नाम है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। दूसरा कण है अपने पास प्रोटॉन। और तीसरा कण है अपने पास न्यूट्रॉन। आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, खोज किसने की थी? आपको पता होगा। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। और न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। क्लियर है? ये 3 साइंटिस्ट थे। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होते हैं? मूल कण माने जाते हैं जिससे मिलकर परमाणु का निर्माण होता है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है ये 10th में आप पढ़ चुके हो। तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम्ब होता है। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन पर माइनस का आवेश होता है, यानी 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब। और ये किस में होता है? माइनस में होता है। और प्रोटॉन पे भी सेम ही आवेश होता है, पर वो किस में होता है? प्लस में होता है। तो प्रोटॉन वाला आवेश क्या हो जाएगा? अलग से लिख देता हूँ। प्रोटॉन में
1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश होता है क्या? नहीं, न्यूट्रॉन पर शून्य आवेश होता है। अब बात करते हैं मास की, यानी मास कितना होता है, द्रव्यमान कितना होता है। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। बहुत कम होता है, यानी नेग्लिजिबल मान सकते हो उसे। क्लियर है? अब बताओ प्रोटॉन पे कितना होता है भार। प्रोटॉन पे भार होता है, बताओ बताओ, किसी को पता है बच्चे को? तो 1.6726 इंटू 10⁻27 kg। क्लियर है? और न्यूट्रॉन का भार होता है 1.67 इंटू 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब क्या होता है, जब भी अपने न्यूमेरिकल करते हैं ना, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के भार को लगभग बराबर मान लेते हैं, परंतु अपने देखें तो न्यूट्रॉन होता है ना, मास ऑफ न्यूट्रॉन वो हल्का सा ज़्यादा होता है किससे? प्रोटॉन के भार से। इसलिए याद रखना है कि अपने को ये चार्ज याद रखने हैं, सिंपल। आप सिर्फ 2 तक ही याद रखो, जरूरी नहीं है 4 तक याद रखने। अपने तो 1.67 इंटू 10⁻27 kg, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन का भार लगभग क्या होता है? बराबर होता है। और इलेक्ट्रॉन का भार अपने पास क्या है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो अब बात आई तो अपने डाल्टन पढ़ लिया और कुछ बेसिक बातें इसके बारे में पढ़ ली, ठीक है। अब बात करते हैं कि भी इनकी डिस्कवरी के बारे में, इनकी खोज के बारे में। सबसे पहले अपने हेडिंग डालते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज। किसकी खोज? इलेक्ट्रॉन की खोज। क्लियर? इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, डिस्कवरी कैसे हुई, ठीक है। तो अपने ऐसे लिख दिया है मैंने, पर इलेक्ट्रॉन की खोज जिस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हुई, जिस एक्सपेरिमेंट के द्वारा हुई, उसे बोलते हैं कैथोड किरण प्रयोग। क्या बोलते हैं? कैथोड किरण प्रयोग। कैथोड किरण प्रयोग, या इसे बोलते हैं कैथोड नलिका प्रयोग भी बोलते हैं, कैथोड ट्यूब एक्सपेरिमेंट। कैथोड नलिका प्रयोग बहुत ही सिंपल है। अब देखो क्या हुआ कि अपने इलेक्ट्रॉन की खोज में कैथोड किरणों के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। आप कहोगे सर आप तो इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में बता रहे थे, पर आप करवाने क्या लगे? कैथोड किरण प्रयोग, ठीक है। अब देख लेते हैं, पहले कुछ डायग्राम बना लेते हैं, फिर आपकी क्वेरी भी अपने समझ लेंगे, ठीक है। तो इससे पहले क्या किया मैंने, एक ट्यूब बना ली। कौन सी ट्यूब बना ली? कैथोड नलिका वाली ट्यूब, कांच की ट्यूब थी, ठीक है, जिसमें 2 प्लेटें लगा रखी थी मैंने, 2 प्लेटें, ठीक है, धातु की प्लेट लगा रखी है, ठीक है। ये है अपने पास कैथोड, और ये है अपने पास एनोड। क्लियर है? ठीक है। और इसे मैंने बैटरी के द्वारा जोड़ रखा है, बड़ा वाला टर्मिनल पॉजिटिव, छोटे वाला टर्मिनल नेगेटिव, और मैंने इसके द्वारा इसको जोड़ रखा है। क्लियर है? तो ये अपने जो मशीन तैयार हो गई कैथोड किरण एक्सपेरिमेंट के द्वारा। क्लियर है? अब इस ट्यूब में क्या भर के रखता हूँ मैं, निम्न दाब पर, इस ट्यूब में मैं निम्न दाब पर गैस भर के रखता हूँ। गैस भरी गई,
निम्न दाब पर गैस भर के रखता हूँ। क्लियर है? ठीक है, मैं निम्न दाब पर अपने गैस भर के रख दी है। क्लियर? अब क्या है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। पहले अब इंस्ट्रूमेंट को देख लेते हैं, उपकरण को देख लेते हैं। ठीक है, विद्युत धारा हमेशा कहाँ बहती है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, तो ये है अपने पास धारा की दिशा I। क्लियर? और इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ से बहते हैं? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो ये अपने पास किसकी दिशा है? इलेक्ट्रॉन की दिशा है। किसकी दिशा है बच्चों? इलेक्ट्रॉन की दिशा है। क्लियर है? अंदर अपने क्या भर रखी है? गैस भर रखी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वो किस पे भर रखी है? एकदम निम्न दाब पर भरी रखी है। तो ये एक बार इंस्ट्रूमेंट समझ में आ गया होगा आपको। एक कांच की पारदर्शी नली होती है जिसमें दो प्लेटें लगी रहती है, एक एनोड का काम करती है और एक कैथोड का काम करती है। क्लियर है? और इसमें क्या होता है, इस ट्यूब में निम्न दाब पर गैस भरी रहती है और इन प्लेटों को क्या है, तार के माध्यम से अपने किससे जोड़ के रखते हैं? बैटरी से जोड़ के रखते हैं। ठीक है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से क्या होती है? धारा बहती है नेगेटिव की तरफ और नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन बहते हैं पॉजिटिव की तरफ। ये हो गया क्लियर? ठीक है, अब अपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? अब देखो एक्सपेरिमेंट में क्या होगा कि जैसे ही मैं कैथोड ट्यूब में धारा प्रवाहित करता हूं, ठीक है, कैथोड ट्यूब में, बाकी तो थ्योरेटिकल पार्ट है, मैंने आपको पहले बता दिया इसका इंस्ट्रूमेंट कैसा होता है। ठीक है, वो कुछ 2-4 लाइनें आपको पढ़नी है और लिखनी है। ठीक है, और नेक्स्ट मैं आपको हाथों हाथ नोट करके बताता रहता हूँ। ठीक है, कैथोड ट्यूब में धारा प्रवाहित, कैथोड ट्यूब में धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की तरफ गति करते हैं। अब धारा कहाँ गति करेगी? धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ। अब मान लो अपना एक्सपेरिमेंट हो रहा है, प्रयोग हो रहा है, तो भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाए कि यहाँ के निकलेंगे? यहाँ से धारा निकलेगी या इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और जाके वहाँ पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, तो अपने को पता कैसे चलेगा? और पता लगाने के लिए क्या होता है कि इसमें एक प्लेट लगा देते हैं, जिंक सल्फाइड की प्लेट लगा देते हैं। किसकी? जिंक सल्फाइड की प्लेट। ये है अपने पास जिंक सल्फाइड की प्लेट, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ZnS की प्लेट। ठीक है, और जैसे ही इस पर क्या होगा कि यहाँ से किरणें, जो कैथोड से किरणें निकलेगी, ठीक है, वो टकराएगी यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या एक चमक उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगी? चमक उत्पन्न होगी, जिसे बोलते हैं फ्लोरोसेंस या सुफुर दीप्ति। क्लियर है? तो चमक उत्पन्न होगी जिससे अपने को पता चल जाएगा कि अपना जो प्रयोग है सक्सेसफुल है। तो समझ गए? यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया और यहाँ से टकरा के कुछ किरणों के माध्यम से एनोड पर टकराया, और ये जो किरणें थी किससे निकल रही थी? कैथोड से निकल रही थी, इसलिए इन्हें क्या बोला गया? कैथोड किरणें। ठीक है, गति करते हैं और कैथोड से निकलने के कारण इन्हें कैथोड किरणें कहा जाता है। कैथोड किरणें कहा जाता है। सिंपल बात, क्लियर है? ये किरणें किससे निकली? कैथोड से निकली, इसलिए इन्हें अपने क्या कहा? कैथोड किरणें।
पता लगाने के लिए अपना एक्सपेरिमेंट हो रहा है या नहीं, तो मैंने यहाँ पर जिंक सल्फाइड की प्लेट लगाई। जिंक सल्फाइड पर जैसे ही किरणें पड़ती है तो वहाँ पर एक चमक उत्पन्न होती है और इससे अपने को पता चल जाता है कि अपना एक्सपेरिमेंट हो गया। अब देखो ये नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा, नेगेटिव, ठीक है। तो ये कैथोड से निकली, तो कैथोड से कौन सी किरणें निकल रही है, नेगेटिव सिरे वाली, इसलिए कैथोड किरणों पर आवेश कैसा माना गया, ऋणावेश माना गया, ठीक है, ऋणावेश माना गया। कैथोड किरणों पर, कैथोड किरणों पर ऋणावेश होता है, अर्थात ये ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती है, क्लियर है, ठीक है। अब अपने कर लेते हैं कैथोड किरणों के गुण, क्लियर है बच्चों। अब अपने करते हैं कैथोड किरणों के गुण, तो यहां पर मैं लिख देता हूं कैथोड किरणों के गुण, किरणों के गुण, ये गुण अपने को पढ़ने हैं, गुण ही अपने एग्जाम में लिखने हैं। पहला गुण ये है कि कैथोड किरणें पारदर्शी किरणें होती है, पहला पॉइंट, कैथोड किरणें पारदर्शी किरणें होती है जो कहां से कहां गति करती है, कैथोड से एनोड की तरफ, जो कैथोड से एनोड की तरफ गति करती है, ठीक है। ये पहला पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि कैथोड किरणें क्या होती है, पारदर्शी होती है, और ये कहाँ से कहाँ गति करती है, कैथोड से एनोड की तरफ गति करती है, ठीक है। ये इन पर कौन सा आवेश होता है, ऋणावेश। ये कहाँ गति करती है, ये किरणें धनात्मक प्लेट की तरफ गति करती है। अब भाई ऋणावेश है तो ऋणावेश किससे आकर्षित होगा, धनावेश से, तो ये किरणें धनात्मक प्लेट की तरफ गति करती है, की तरफ गति करती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट तो मैं लिखा चुका हूं कि इन पे क्या ऋणावेश होता है, ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, ये किरणें भाई ऋणावेश है तो किससे प्रभावित होता है, इलेक्ट्रॉन है तो विद्युतीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होगा, ठीक है। ये किरणें विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होती है, किससे प्रभावित होती है, विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होती है, क्योंकि इन पे क्या होता है, ऋणावेश होता है। और ये जो किरणें होती है धातु की पतली प्लेट से आर पार निकल जाती है, धातु की पतली प्लेट से निकल जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको हमेशा काम देते हैं। 5 नंबर पॉइंट ये है कि इन किरणों में यांत्रिक ऊर्जा होती है, इन किरणों में
यांत्रिक ऊर्जा होती है। यांत्रिक ऊर्जा का मतलब क्या होता है बच्चों, कि ये कैथोड किरणें किसी प्लेट से टकराती है तो उसको घुमा देती है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, इसमें कुछ मैकेनिकल पावर होती है जिसे बोलते हैं यांत्रिक एनर्जी, ठीक है। तो जिससे क्या होता है कि ये प्लेट घूमती रहती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं कि इन किरणों में क्या पाई जाती है, यांत्रिक ऊर्जा होती है। क्लियर है। अब कि इनका E/M अनुपात, ये भी इंपॉर्टेंट है कि इनका कैथोड किरणों का E/M अनुपात हमेशा स्थिर रहता है, हमेशा स्थिर रहता है। इलेक्ट्रॉन बाय मास रेशियो हमेशा क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, ठीक है। तो E का मान क्या होता है कूलाम में, और M का मान क्या होता है, हमेशा क्या होता है, एक स्थिर अंक रहना चाहिए, ठीक है। अभी करके देख लेते हैं अपने पास। तो सिंपल सी बात है, E/M अपने पास 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है, ये कूलाम में। और ये हमेशा क्या रहता है, स्थिर रहता है, स्थिरांक रहता है, ठीक है। इस कारण इसका मान गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि कैथोड किरण गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसे अपने बढ़िया तरीके से समझना है। कैथोड किरणें गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। क्या कारण है भाई, ठीक है, गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती और गैसों का आयनीकरण कर देती है, ठीक है। ये किरणें गैसों का, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों और इसे मैं समझाऊंगा अभी आपको, ठीक है। किरणें गैसों का आयनीकरण कर देती है, आयनीकरण कर देती है। मान लो आपके पास क्या है, ये प्लेट लगी हुई है वो वाली, ये तत्व के इलेक्ट्रॉन, ये दूसरे तत्व के इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। भाई आपको ये पता है इलेक्ट्रॉन तो सभी तत्वों में एक जैसे होते हैं, ऐसा तो नहीं है बोरोन का इलेक्ट्रॉन अलग होगा, कार्बन का इलेक्ट्रॉन अलग होगा, प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन अलग होगा, ठीक है। तो इसी टाइप से क्या इलेक्ट्रॉन अलग अलग होते हैं। आयनीकरण का मतलब समझाता हूँ आपको मैं, ठीक है, बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। अब क्या किया मैंने, ये प्लेटें जोड़ रखी है और इधर वाले सिरे से मैंने क्या किया बच्चों, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। अब मैंने इसमें जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ विद्युत धारा प्रवाहित की, इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ से आके इस पर टकराएगा, पहले टकराएगा तो इसका आयनीकरण हो जाता है। आयनीकरण का मतलब कोई भी तत्व है अपने पास, ठीक है, कोई भी तत्व है A, उस पे इलेक्ट्रॉन टक्कर करेगा तो क्या होगा, उसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, A+ बन जाएगा इलेक्ट्रॉन निकलते ही। भाई किसी में से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस पर प्लस चार्ज लगता है, ठीक है, और उसके आयन बन जाते हैं। उसी टाइप से क्या होता है कि आपको क्या करना है, जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करूंगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करते हुए जाएंगे कैथोड की तरफ, कैथोड की तरफ जाएंगे, कैथोड की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेगा इस परमाणु पर, तो इसका इलेक्ट्रॉन जैसे ही इससे टकराएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा और इसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा और इलेक्ट्रॉन जाके आगे वाले पर कोलाइड करेगा, यानी इसका आयनीकरण हो गया। फिर ये टकराएगा और किस पे जाएगा, आगे की तरफ
इस पे जाएगा, और इस तरह से क्या होगा, ये इस पे जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऐसा नहीं कि सीधे निकले और सीधा जाके टकराए। ये बहुत सारे तत्व बीच में बिखरे रहते हैं, एक ही तत्व के बहुत सारे एटम बिखरे रहते हैं, और उस पर टकराते 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 फिर जाता है वो आगे की तरफ। इस तरह से अंदर जितनी भी गैस होती है वो भरी हुई, उस सभी का क्या हो जाता है अपने पास, आयनीकरण हो जाता है, उसके आयन बन जाते हैं। क्लियर है? इस तरह से क्या होता है, जैसे यहाँ पर टकराएगा और यहाँ पर एक जिंक सल्फाइड की मैंने प्लेट लगा रखी है, यहाँ पर टकराते ही क्या होगा, उस पर फ्लोरोसेंस होती है, स्फुरोदीप्ति होती है, चमक उत्पन्न होती है, जिससे अपने को पता चल जाता है कि ये एक्सपेरिमेंट हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि भाई अपने पास तत्व कैसा भी हो, गैस कैसी भी हो, उसमें इलेक्ट्रॉन तो सारे एक जैसे होंगे। इसका मतलब कैथोड किरणें गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, और अंदर जितनी भी गैस होती है सबका आयनीकरण कर देते हैं। तो कैथोड किरणों को नाम किससे दिया, क्योंकि ये कैथोड से निकली थी, और कैथोड की तरफ कौन सा गया था, ऋणावेश इलेक्ट्रॉन गया, इसलिए बाद में से इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया गया। उसी टाइप से एनोड किरणें भी होती है, जब एनोड से निकलती है किरणें और कैथोड की तरफ जाती है तो उन्हें क्या बोलते हैं अपने, एनोड किरणें बोलते हैं। सेम एक्सपेरिमेंट है, कुछ भी नहीं करना, तो बस उल्ट कर देना है उसका। अगर यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल से जा रहा है तो एनोड किरणों पर आवेश क्या होगा, धनावेश, और ये अपने पढ़ेंगे कल। आज के लिए आपको इतना ही करना है, इंट्रोडक्शन वाला वीडियो अपना कंप्लीट, और कल अपने से एनोड किरणों के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, जस्ट इसका रिवर्स ही है, कुछ भी नहीं है, और फिर अपने थॉमसन मॉडल को करते हुए इस चैप्टर को पूरा आगे की तरफ लेके जाएंगे। अपने बहुत डेप्थ में करेंगे क्योंकि अपने पास खूब टाइम है, और इतने बढ़िया तरीके से करेंगे कि अपने को एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। कैथोड किरणों में ही अपने खूब टाइम लिया है, पर वो टाइम अपने काम आएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, और पढ़ते रहिए और हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए।